गजनफर अली साहब, ये बताइएगा कि जो सारी सूरत हाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, FATF में पाकिस्तान को मुस्तकिल ग्रे लिस्ट में रखना, पाकिस्तान का अमेरिका को आंखें दिखाना, क्या होने जा रहा है अब? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना और अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात की नई जुहद का होना, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर तो आप FATF की मेरिट की बात करें, या FATF ने जो अपने 3 हेड्स बनाए हुए हैं, यानी किसी मुल्क को जज करने के लिए, जिसमें जब वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई इस्लाहात के लिए कोई चीज़ देते हैं तो उसमें वो उसको 3 हेड्स के अंदर मैयर करते हैं। एक होता है नॉट कंप्लीटेड, एक होता है पार्शली कंप्लीटेड और एक होता है कंप्लीटेड। तो अगर आप ये FATF की ये मीटिंग नहीं, इससे पहले वाली भी मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स उठा के देख लें, और उसमें इन 3 हेड्स के अंदर अगर पाकिस्तान के स्कोर को आप देखें तो उसमें पाकिस्तान के जो मैक्सिमम जो स्कोर है वो आपको पहले पार्शली कंप्लीटेड में नजर आता था, फिर वो कंप्लीशन की तरफ मूव। यानी हम इससे पहले भी उनकी उन तमाम बातों को मान के उनके ऊपर लेजिस्लेशन चाहिए हो या प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए हो, वो उठा चुके थे। और इस दफ़ा तो हद हो गई कि हमने 27 में से 26 पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए, लेकिन फिर तो वो जो FATF के प्रेसिडेंट ने जो कहा या जिस तरह जो चीज़ें आई वो आपके सामने, अब उसको क्या दोहराना। तो ये बुनियादी तौर पे FATF जो है ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, एक ब्लैकमेलिंग का टूल बन चुका है, जिसको अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं। यानी फ्रांस में अगर फ्रांस के सदर ने कोई बयान दिया और पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक मुआवला हुआ या सफ़ीर को निकालने के लिए कहा गया, तो वो भी आपके सामने है। दूसरे अगर आप देखें तो FATF के 3 हेड्स हैं, एक है मनी लॉन्ड्रिंग का, एक है टेररिज्म फाइनेंसिंग का, और एक है प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म, जिसके अंदर वो 3 हेड्स के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मैयर अप करते हैं। तो अगर ये तीनों हेड्स आप एक एक करके ले लें तो इसमें सबसे ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग, सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म मुख्तलिफ ममालिक, वो तो अमेरिका ने बजाते खुद किया है। अपना इंडिया के 44 बैंक है जिनके मुतालिक कहा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के हेड करते हैं तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग अमेरिका ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की दाइश खड़ी की, ISIS खड़ी की, उनके ऊपर 5,000 बंदे जॉर्डन में थे। तो और वही ये ममालिक हैं, ये 3, 4, 5, 6 ममालिक हैं जो रिव्यू ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो जब ये रिव्यू ग्रुप में बैठे हुए, इंडिया हर जगह पाकिस्तान को एक खिलौने वाले ड्रोन से लेके और पुलवामा से लेके बड़ अपना मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान की हर्जा सराई करता है, तो वो किस तरह पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल सकती है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और अमेरिकन फौजें वहाँ से निकल रही हैं, और इस तरह आपने कहा अमेरिका ने एक और नेटो के तरह का एक मिलिट्री ग्रुप तरतीब दिया है क्वाड के नाम से, जिसमें अमेरिका है, अपना इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और वो उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। खिलाफ खड़े करने का ये मतलब नहीं कि वो चाइना से कोई लड़ाई चाहते हैं। अमेरिका भी चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, लेकिन कम्पिटिटिव मोड में आना चाहता है, क्योंकि चाइना हर जगह जाके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो माशी तरीके से चलाता है। अमेरिका जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है उनकी कनपट्टी पे गन रखता है, हेजेमनी करता है। तो जाहिर सी बात है जंगें तो नहीं होती हैं, लेकिन मईशत की जंगें होती हैं। अच्छा, मैं अमीर अब्बास की जानना चाहूंगा। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, शेख साहब का बयान आज मुझे काफी हैरत में डाल गया। यूजुअली हम सुनते ही आए कि सियासत हो रही है, सियासत का मकसद यही होता है कि जाती मफादात के लिए काम कर होता है, कौमी मफाद साइड में, मुल्की मफाद साइड में, इनफैक्ट पार्टी मफाद भी साइड में होता है, कभी कभी तो जाती मफाद पर बात की जा रही होती है। लेकिन शेख साहब अब ये कह रहे हैं कि अब मुस्तकबिल करीब में हालात चेंज होने जा रहे हैं, अब अपोजिशन भी वही बात करेगी जो हुकूमत बात करिए, यानी मुल्की मफाद में बात की जाएगी। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता सलमान ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन किसी सूरत में इमरान खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी ऑपोजिशन किसी भी शख्स को कामयाब होता देख सकती है सिवाय इमरान खान। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो सरदारी, मरीम नवाज, कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक कि वो इमरान खान या उनकी हुकूमत को कामयाब होते देख सके। बिलावल भुट्टो सरदारी खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वो जानते हैं कि अगर इमरान खान कामयाब होगा तो उसका मतलब है कि कम से कम 2028 तक तो बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब भी एज के जिस हिस्से में हैं, वो जानते हैं कि अगर इमरान खान की फिर हुकूमत आ गई 2023 में
तो मेरी पार्टी जो है वो तकरीबन नापैद जिन्स की तरह नापैद होती जाएगी। तो जब ये अना का एक तरफ पहलू है, अब दूसरी तरफ अगर आप हुकूमत का देख लें तो इमरान खान साहब भी हर वक्त सिवाय चोर चोर और डाकू डाकू के कहने के, इमरान खान साहब के पास भी कौम को बताने के लिए कोई खास अच्छी बातें नहीं है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नफरत, अदम बर्दाश्त इस हद तक हो गई है कि ये किसी भी सूरत में इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठता हुआ किसी को नहीं देख सकते। और यही वजह है कि मैं इख्तलाफ करता हूँ शेख रशीद साहब ने जो कहा कि ऑपोजिशन जो है वो हमारे साथ हम कदम होगी, हम सफ़र होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात जैसे अफगानिस्तान के ऊपर कोई पॉलिसी है, चाइना के हवाले से हमारी कोई पॉलिसी है, अमेरिका को अड्डे ना देने की पॉलिसी है, इस तरह के कुछ कौमी संजीदा मामलात पर शायद ऑपोजिशन हुकूमत की पॉलिसी को तस्लीम कर ले या हुकूमत के साथ खड़े हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई ये तासुब देना चाहता है कि अब ये दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगेंगे और गुडी गुडी खेल शुरू हो जाएगा, तो ना सिर्फ इन आइंदा जो 2 साल है इनमें, बल्कि जब तक इमरान खान सियासत में है, मुझे इस के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, दरारें दोनों में मौजूद हैं। अपोजिशन ने फ्लाइट अच्छी पकड़ी थी पीडीएम की, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से क्रैश करेगी ना ये आपको अंदाजा था, ना मुझे अंदाजा था, ना ही कई लोगों को इस बात का अंदाजा था, लेकिन अब ये बुरी तरह से क्रैश कर चुकी है। इस वक्त मौजूदा जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त अभी हुकूमत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जो भी उनके क्लैश हैं, जो भी उनके मामलात हैं अपने इत्तेहादियों को लेकर या फिर अपने अंदर मौजूद ग्रुप्स को लेकर, वो उसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अपोजिशन तो बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो शहबाज शरीफ साहब थे वो बाहर आए थे, उन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की, पैर पकड़ने की भी बात की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। सलमान, इसमें इमरान खान साहब की कामयाबी कम, उनकी खूबियाँ कम और ऑपोजिशन की नालायकियाँ ज़्यादा शामिल हैं इसमें जो आप सवाल उठा रहे हैं। अगर ये ऑपोजिशन मुत्तहिद होती और अगर इस ऑपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी जैसे अपने मुफादात के लिए उसने इस ऑपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा, अगर वो ना घोंपती, जैसे मौलाना फजल रहमान और PMLN आखिरी इकदाम तक जाना चाहते थे इस हुकूमत के खिलाफ, अगर पीपल्स पार्टी साथ होती तो यार हमने बड़ी बड़ी हुकूमतें देखी हैं पाकिस्तान में और दुनिया में। आप भुट्टो साहब की हुकूमत देख लें 1977 में, कहाँ गई? PNA की तहरीक चली। हुकूमतें लड़खड़ा जाती हैं अगर सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए। आप देख लेना, सिवाय जमात इस्लामी के कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसी है जो इमरान खान को ना गिराने के बाद की बात करती है, वो सारी PDM का हिस्सा है कमोबेश। तो ये तो चूंकि एक तो हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की जो गोरे की पॉलिसी थी, और हुकूमत का हक है, इमरान खान का हक है कि वो तोड़ निकाले, और उन्होंने बड़ा अच्छा तोड़ निकाल लिया। ऑपोजिशन के अपने उनकी कबाहतें हैं कुछ, अगर वो साथ होते और वो जिस स्ट्रेटजी पर चले थे, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ये तीसरा साल जो अब ख़त्म होने वाला है वो ये साल देख सकते। ठीक, अच्छा, अब कुछ आली मंजरनामे की बात कर लेते हैं। तालिबान और भारत के हवाले से बातचीत की बात सामने आ रही है। भारत यूजुअली अशरफ गनी साहब से बातचीत करता था, अब्दुल्ला साहब से बातचीत करता था, मतलब उनकी जो मुंतखब हुकूमत थी उनसे बातचीत की जाती थी, लेकिन तालिबान की तरफ से वो थोड़ा किनारा कशी रखता था। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए शायद वो तालिबान से बातचीत करता था, लेकिन अब ये बात की जा रही है कि कतर में उनकी मुलाकात हुई है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? फिर मैं गज़नफर साहब की तरफ जाऊँगा। देखिए, भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि वो, चूँकि सलमान 1950 से भारत अफगानिस्तान में और वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ अफगानिस्तान की को मदद नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में उसका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ उसने अपने हाइड आउट्स बना रखे थे। 1996 से लेके 2001 के ये जो 5 साल थे जिसमें तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, सिर्फ वो 5 साल ऐसा एक अरसा गुजरा है 50 की दहाई से लेके अब तक, जब भारत अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, क्योंकि तालिबान की हुकूमत ने भारत को ये नहीं करने दिया, ना इनके आपस में कुछ अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे ही 2001 में तालिबान की हुकूमत टॉपल होती है, अमेरिका वहाँ इन्वेड करता है, तो भारत दोबारा से इनग्रेस करता है अफगानिस्तान, और फिर 2000 अब अगर तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, कोई भी ऐसा सेटअप बनता है, तो भारत जानता है कि तालिबान जो हैं वो हमें यानी हम अशरफ गनी और अमेरिका के ज़रिए तो यहाँ बैठ सकते थे, लेकिन अमेरिका भी निकल गया, अशरफ गनी भी ख़त्म हो गया, तो तालिबान
के साथ तो हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं बनेगा कि वो हमें यहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ सब काम करने दें। इसी तरह से इनकी मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं। अजीत डोवल की मुलाकात हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं उनको इन्होंने पैगाम भिजवाया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर पाकिस्तान में थे और अमेरिका के कहने पर फिर उनको यहाँ से वो गए और उनको वो फिर चीफ निगोशिएटर बने इस सारी पीस डील के अंदर। तो अगर वो यहाँ थे पाकिस्तान में और यहाँ से वो गए तो ऐसे तो नहीं वो गए ना, पाकिस्तान के साथ उनके ठीक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस का हिस्सा है। तो अब भारत कोशिश कर रहा है कि उसने जो $3 बिलियन प्लस की वहाँ इन्वेस्टमेंट की, जो उसने वहाँ पे अपना स्पाइंग नेटवर्क बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, वो सब कुछ तो तलपट हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त भारत वाला मामला बहुत पीछे है। सबसे बड़ी बात इस वक्त या सबसे अहम सवाल है वो ये कि अमेरिका का ये अगले हफ्ते जब विड्रॉल खत्म होगा, वहां से शुरू हो जाएगा, तकरीबन खत्म होने वाला होगा, तो उसके बाद सेटअप क्या बनेगा वहां पे, हुकूमत किसकी होगी, तालिबान पावर में आएंगे, कैसे आएंगे। वो 100 से ज्यादा अजला के ऊपर अपने कंट्रोल का ऐलान कर चुके हैं। वो ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो बॉर्डर सारा वो हासिल कर चुके हैं। आम जितनी गुजरगाहें हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन सारी गुजरगाहों पे उनका कंट्रोल हो चुका हुआ है। तो अब पहले तो तालिबान रिजीम वहाँ कैसे बनेगा, अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होगी, ये तो बात की बात है कि भारत फिर वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना, ये सारा कुछ भारत के लिए तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये तो अफगानिस्तान का मसला लेकिन भारत की एक भारी सरमायाकारी वहां पर है। इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा गजनफर साहब की तरफ। गजनफर साहब, ये बताइएगा अब आगे होने क्या जा रहा है अफगानिस्तान में, क्या सेटअप बनेगा? तालिबान काफ़ी ज़्यादा अजला में अपनी मौजूदगी जाहिर कर चुके हैं, इसका ऐलान भी कर चुके हैं। जो तालिबान इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जो उनकी अपनी हुकूमत है वो थोड़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है, अमेरिका जाने वाला है। क्या मंजर कशी आप देख रहे हैं? और दूसरा, क्या भारत इतनी ईजिली से अपनी जितनी भी सरमायाकारी उसने की है उसको साइड पर रखकर बाहर निकल जाएगा? बात है कि भारत ने 2 तरीक़ाकार से सरमायाकारी की है। एक तो है जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें बहुत सारी अहम सड़कें शामिल हैं, तो पार्लियामेंट भी शायद शामिल है उसमें। हाँ, वो तो कंप्लीट होगी। पार्लियामेंट की बिल्डिंग शामिल है, लाइब्रेरी शामिल है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो जो की हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब वो उनको उठा के तो लेके जा नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी बात है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया है, कोई लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया? क्योंकि उन्होंने जितनी भी वहाँ पे सरमायाकारी की है उसमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों के अलावा जितनी मशीनरी थी या जितना मैन पावर थी या जितनी टेक्निकल मैन पावर थी, वो तमाम की तमाम भारत या उसका प्रोटेक्शन के जो उन्होंने CRPF के जो वो 2 यूनिट्स तीन वो लेके गए, विंग लेके गए थे, तो वो तो सारे का सारा भारत तो वापस आ जाएगा। क्या उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट है या आम आदमी की इकोनॉमी की? वो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाओ, कारोबार चलाओ, ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। तो उसमें अब उस इन्वेस्टमेंट जो की है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे कि जी उसके ज़रिए, और फ़ायदा किस तरह उठाएंगे? फ़ायदा उठाने का उनके लिए एक ही क्लॉज है, और क्योंकि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा करें, बल्कि वहाँ पे लोगों को अपना रिक्रूट करके और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए लॉन्च करें। ये उनका टोटल ऑब्जेक्टिव था। और उसके लिए आपको पता है कि मोसाद ने हबीबाबाद के नज़दीक, जलालाबाद के नज़दीक पुलिस थाना था, वहाँ पे एक ज़माने में तालिबान ने रेड किया। वहाँ पे इजराइलियों ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। मोसाद के 12 लोग वहाँ पे मारे गए थे। इंटरनेशनल मीडिया ने, बाकी मीडिया ने खबर छुपा दी थी। मारे जाने वाले जो थे वो यहूदी थे। वहाँ पे ये नेक्सस बना हुआ था रॉ का, NDS का और मोसाद का, और अभी भी वो मौजूद है जब तक तालिबान पावर में नहीं आ जाते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भारत जो ये चीज़ें करना चाहता था, तो मेरा ख्याल तालिबान के आने के बाद, जैसे अभी वो अपना चले, टाइम की किल्लत है सर, इसलिए मैं माजरत चाहूँगा, आपकी कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ।